गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है, जो पृष्ठ होता है, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसी लेख से संबंधित या हमसे संबंधित तो अपनी बातें प्रमुखता से कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे। तो आपको बता दूं, जब आप कि मैं मैसेज पढ़ता हूं जिसमें किसी प्रकार की ओपिनियन होती है या फिर इस लेख से संबंधित जिस तरह से आप लोग लिखते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं देखता भी रहता हूं। मतलब 1 घंटे आधे घंटे में देखता रहता हूं आप लोगों के क्या क्या विचार हैं, क्या क्या आप लोगों ने लिखा। और ख़ासकर उन लोगों से नाराज़ हो जाता हूँ जो लोग डेली तो करते हैं, पर कभी कभार मैसेज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके विचारों की मुझे एक तरह से मैं वेट करता हूँ कि वो कुछ लिखें, कुछ अलग लिखें। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए लिखा, अहंकार के वृक्ष पर विनाश के ही फल लगते हैं। याद रखिएगा, आप कितने भी महान हो, कितने भी सफल हो, यदि आप अहंकार में हैं तो याद रखिएगा आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, जो फल लगेंगे, वो विनाश की तरफ आपको अग्रसर करेंगे और आपको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलेगा और आप धरातल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह का कभी भी कार्य न करें। लोगों के बीच प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें। अहंकार में जीवन अगर यापन करेंगे तो भविष्य में ऐसी ऐसी मुश्किलें आपके सामने आएंगी कि आप हो सकता है रो न पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आजकल तो पूरे समाज में वही है, अहंकार जिन लोगों ने अपने अंदर पाल रखा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, दूसरों से बहुत डरे हुए होते हैं। वो अपने बचाव के लिए कुछ लोग इगोइस्टिक हो जा रहे हैं, या फिर एक तरह से कहें कि दिखावे के रूप में। तो दोस्तों, अब चलते हैं श्रम कानूनों में सुधार की दिशा के बारे में। कई राज्यों ने जिस तरह से श्रम कानून को लेकर अपने अपने राज्यों में अमेंडमेंट किया है, चीज़ों को एक नया रूप दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस विषय पे बात करना बहुत ही आवश्यक है। और इसे लिखा है दोस्तों भरत झुनझुनवाला जी ने। ये क्या है आपको बता दें, ये हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों को नरम करने अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के कदम उठाए हैं। लेकिन केवल ऐसे ही कदमों से न तो निवेश आएगा और न ही रोजगार सृजित होंगे। निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानून व्यवस्था, बाजार में मांग, आयात की स्थिति पर भी विचार करना होता है। केवल श्रम सुधार सफल नहीं होंगे। स्वीडन में श्रम कानून सख्त होने के बावजूद रोजगार सृजित हो रहे हैं, जबकि कनाडा में श्रम कानून नरम किए जाने के बाद भी वहां रोजगार में गिरावट आ रही है। जैसे मंडी में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सौदा होता है, उसी प्रकार श्रम बाजार में श्रमिक और उद्यमी के बीच सौदा होता है। इस सौदे के आधार पर श्रमिक के वेतन निर्धारित होते हैं। यदि मंडी में आलू की सप्लाई अधिक हो और ख़रीदने वाले कम हो तो आलू के दाम गिर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं पर बाज़ार में उसकी मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, तो हो सकता है आपको कम कीमतों में बेचनी पड़े और जिससे दोस्तों आपको नुकसान ही होगा। तो जब तक किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा तब तक उससे जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नहीं होता। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में श्रम की सप्लाई अधिक हो और मांग कम हो तो वेतन कम हो जाते हैं। सही कह रहा है ना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, डिमांड कम है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, उनका वेतन कम हो जाएगा। अपने देश में श्रम की अपार सप्लाई है और व्यवस्था कमज़ोर है, इसलिए वेतन में गिरावट के आसार हैं। यदि सरकार कानून बनाकर इस गिरावट को रोकना चाहती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि व्यापारी तय कर लें कि 50 रुपये प्रति किलो से नीचे आलू नहीं बेचेंगे तो बड़ी मात्रा में आलू बिकने से रह जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है तो उद्यमी श्रमिक के स्थान पर मशीन का उपयोग करेंगे और श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक, एक चीनी मिल 40 वर्ष पहले 2000 टन गन्ने की पेराई एक दिन में करती थी। तब वहाँ लगभग 2000 श्रमिक काम करते थे। आज उसी चीनी मिल में 8000 टन गन्ने की प्रतिदिन पेराई
की जा रही, जबकि श्रमिकों की संख्या 500 के करीब रह गई है। इसका कुछ कारण तो तकनीकी सुधार जैसे ऑटोमेटिक मशीन बिल्कुल है। आप देख सकते हैं पहले कई कंपनियों में जब कई चीज़ें कई प्रोडक्ट बनाए जाते थे तो ज़्यादातर मैन्युअली होता था, मतलब वहाँ पे इंसानों का मानव श्रम बहुत ज़्यादा लगता था। पर आज क्या है कि ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन आ गई, एक बार अगर आप बटन दाब दें तो कई चैन वो अपने आप करता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मैन्युअली ऑपरेट जो इंसान करते थे उनकी संख्या कम होती चली गई, और आजकल तो कुछ जगहों पे इतनी कम हो गई कि आप सोच नहीं सकते। पहले जहाँ पे 5-5 हज़ार आदमी काम करते थे, आज वहाँ पे 500-200 ही काम करते हैं। ये सब किस कारण से हुआ? एक तरह से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के कारण। इससे चीनी की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि उद्यमी अधिक संख्या में श्रमिकों को रखने का झंझट नहीं मोल लेना चाहते हैं। उद्योगों के महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का एक अध्ययन कहता है कि श्रम कानूनों के कारण अपने देश के उद्यमी अपनी फैक्ट्रियों को विदेश में स्थापित कर रहे हैं। एक चीज़ बताएं, जैसे देखिए मुंबई में, दिल्ली में या कई बड़े बड़े जगहों पे जहाँ पे बड़े बड़े तबेले हैं, डेयरी है, तो वहाँ पहले क्या होता था कि 15-20 भैंसें हैं तो उन्हें उनका दूध निकालने के लिए तमाम मशक्क़त करनी पड़ती थी। सुबह शाम उनको 5-6 लोगों को रखना पड़ता था, फिर उसके एवज में उन्हें पैसा देना पड़ता था। पर आज दोस्तों एक मशीन आ गई है, जैसे वहाँ फिट कर देंगे सारा दूध अपने आप गिर जाएगा। तो इससे क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, काम को और भी शार्प बना दिया। वहाँ पे देखिए टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम का भी वो हुआ, मिनिमाइज़ हुआ। उसके बाद जो अलग से जो श्रमिक लगाए जाते थे उनकी भी संख्या कम हुई। तो इससे प्रॉफिट किसको होगा? जो डेयरी मालिक होगा, अथवा श्रमिकों के स्थान पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। कृत्रिम रूप से वेतन को ऊंचा बनाकर हमने श्रमिकों के एक कुलीन वर्ग की स्थापना कर दी है। ऊंचे वेतन एवं ट्रेड यूनियन बाजी के कारण ही जिन उद्योगों के कारण कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर था, वे मृतप्राय हो गए हैं। कभी कभार ये होता है, जो ट्रेड यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो मज़दूर वर्ग होता है इसका एक लीडर होता है, और वो लीडर क्या होता है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या मज़दूरों को हुई या मज़दूरों की कोई मांग है तो वो एक यूनियन बनाकर उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं या अपनी मांगें उस कंपनी या उस संस्था के सामने रखते हैं। तो ये जो एक तरह से गुटबाजी, कभी कभार क्या होता है कि यही यूनियन के लोग स्थितियों को इतना बिगाड़ देते हैं कि जो फैक्ट्री कंपनी वाले होते हैं वो डर जाते हैं। और यही कारण है पहले कभी कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता था। इन्हीं यूनियनबाजी के चक्कर में वो अपनी लोकप्रियता, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। मुंबई में दत्ता सामंत के श्रमिक आंदोलन के कारण कपड़े मिलें दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो गई। यह चिंता सही है कि यदि श्रम कानूनों का उपयोग वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचा बनाए रखने के लिए किया जाता रहा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन श्रम कानून के दो पहलू हैं, एक पक्ष श्रमिक की उत्पादकता का है, दूसरा पक्ष वेतन और सुरक्षा का है। यदि श्रम को मशीन का सामना करना है तो उसे अपनी उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। यह मिल मालिक को तय करना है कि वह चीनी के बारे में सिलने के लिए श्रमिक का उपयोग करेगा अथवा ऑटोमेटिक मशीन का। यदि श्रमिक 1 घंटे में 20 बोरी सिलता है तो उद्यमी के लिए श्रमिक का उपयोग करना उचित है, लेकिन यदि वह 10 बोरे सिलता है तो उसके लिए मशीन का उपयोग करना लाभप्रद हो जाता है। यदि हमें उद्योगों की श्रम का उपयोग अधिक करने के लिए प्रेरित करना है तो श्रम की उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। जो श्रमिक आज 10 बोरे प्रति घंटा सिलाई कर रहा है उसे प्रेरित करना होगा कि यह 20 बोरे प्रति घंटे सिलाई करे। इस दृष्टि से अपने देश में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद कानून खास तौर से नुकसान दे रहा है। इस कानून के तहत उद्यमी के लिए किसी अकुशल कर्मी से निजात पाना असंभव हो जाता है। एक उद्यमी ने बताया कि ढिलाई बरतने वाले एक कर्मी को काम करने को कहा तो जवाब मिला कि आप हमें निकाल दीजिए, हम लेबर कोड से पुनः स्थापित हो जाएंगे। ऐसे माहौल में श्रमिक की उत्पादकता घट जाती है और उद्यमी मशीन का उपयोग करने को प्रेरित होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में एक श्रमिक 6,414 अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करता है, जबकि चीन में 16,698 डॉलर का। यदि हम श्रम की उत्पादकता बढ़ाते हैं तो उद्यमी के लिए श्रम का उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा। जिन कानूनों से उद्यमी के लिए श्रमिक से काम लेना कठिन हो जाता उन कानूनों को
कानूनों को निरस्त करना, इस दिशा में निर्धारित समय के लिए लोगों की पहल उचित है। उद्योगों को बंद करने की भी छूट होनी चाहिए ताकि बाजार की स्थिति के अनुसार उद्यमी अपने उत्पादन को पारित कर सके। चूँकि फैक्ट्री एक्ट या कंपनसेशन एक्ट का श्रमिक उत्पादकता से सीधा संबंध नहीं, इसलिए ऐसे कानून को निरस्त करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को वैसी आर्थिक नीति भी लागू करनी चाहिए जिससे रोजगार सृजित हो। फिलहाल सभी बड़ी कंपनियों को एनर्जी ऑडिट करना पड़ता है, उन्हें सत्यापित करना पड़ता है कि उन्होंने उचित मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया है। इसी प्रकार व्यवस्था की जा सकती है कि हर बड़ी कंपनी को श्रम ऑडिट करना पड़े। आप लोग एक प्रश्न है जो तमाम तरह के सुधार किए गए हैं जो है कि श्रमिक एक्ट में, तो इससे क्या है कि लोगों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इस पे एक बार पहले ही रवि जी हैं, नीतीश जी हैं, नागर एकेडमी ने अपने अपने विचार दिया था। पर आप लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करिएगा या फिर आप जिन राज्यों से ताल्लुकात रखते हैं उन राज्यों के बारे में करिएगा। कई राज्यों में ऐसा हुआ है, जिन राज्यों में नहीं हुआ है उसमें भी किस तरह संशोधन होना चाहिए, किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और देखिए ये कानून आज का नहीं, बहुत पुराना, तो कई सारे ऐसे संशोधन करने पड़ते हैं। और ख़ासकर तब जब हम किसी आपदा से गुजर रहे हैं, उस समय जो सिचुएशंस होती हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों पर रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा चीज़ें उलटफेर कर सकती हैं। दूसरा कदम यह हो सकता है कि जिन मशीनों से श्रम का विस्थापन अधिक होता है और कार्य की गुणवत्ता में विशेष सुधार नहीं होता, उन पर भारी टैक्स लगा दिया जाए। यदि सड़क बनाने के लिए एक्सकावेटर का प्रयोग न किया जाए और कार्य श्रमिक से कराया जाए तो बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होंगे। सरकारी ठेकों में व्यवस्था की जा सकती है कि मशीनों के स्थान पर श्रमिक से काम कराया जाए। सरकारों को शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको पता है ऐसे तमाम तरह के वर्कर हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, तो सबसे पहले उन्हें प्रशिक्षित करिए अच्छे तरीके से कि उनका जो है एक्सीडेंट कम हो। नहीं तो बड़ी बड़ी जिस तरह से कंपनियां हैं, आप देखे होंगे अभी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से लॉकडाउन के बीच में एक कंपनी में केमिकल स्राव हुआ, जिस वजह से तमाम लोगों को विस्थापित करना पड़ा, कई लोग मारे गए। हमारी शिक्षा का मूल चरित्र सरकारी नौकरी पाना नहीं है। यदि आप पढ़ लिख कर समझदार अच्छे इंसान बन गए, बट यदि आपको नौकरी नहीं मिली जिन सरकारी पदों के लिए आपने कड़ी मेहनत की, तो आप कभी निराश मत होइएगा कि आपने कुछ हासिल नहीं किया। आपने वो हासिल किया है, शायद किसी ने ना किया हो। तो पढ़ाई का जो उद्देश्य होना चाहिए कि दोस्तों, शिक्षा इंसान को शिक्षित बनाती है, लोगों को सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो शिक्षा का मतलब होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है जो लोग बीटेक एमटेक पढ़ के शिक्षित हो रहे हैं। आजकल तमाम तरह की जो नौकरियां हैं ना, मतलब पढ़ाइयाँ और नौकरी आधारित हो गई हैं, जॉब आधारित रिगार्डिंग हो गई हैं। पहले के जो सब्जेक्ट होते थे, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, ये मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये विषय ऐसे होते थे ना, जब आप समाज में कहीं बोलेंगे तो 10 लोग आपको सुनते थे, क्योंकि आप व्यवहारिक शिक्षा लोगों के बीच में बांट रहे हैं, आपसी समन्वय के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारी शिक्षा का मूल चरित्र सरकारी नौकरी पाना है। सरकार चाहिए कि शिक्षा को दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े, जिससे हमारे युवाओं को अनुवाद, वीडियो बनाने इत्यादि कार्य में दक्षता हासिल हो और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रोजगार हासिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।